फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का दोबारा से स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। तू खुद की राह में निकल, तू किस लिए हताश है? तू खुद की राह में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद को समय की भी तलाश है। तू चल, तेरे वजूद को समय की भी तलाश है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा पार्ट 2 है। देखिए, चैप्टर का नाम यात्रियों के नजरिए है। मेरे को उन बच्चों से अनुरोध है जिन्होंने ये पार्ट 1 नहीं देखा है, प्लीज पार्ट 1 देखिए, तब आपको ये पार्ट 2 समझ आएगा। तो देखिए, हम किन किन चीजों को आज समअप करने वाले हैं। तो देखिए, हम अल-बरूनी का जाति व्यवस्था का जो विवरण था, अल-बरूनी जी ने जो जाति व्यवस्था के बारे में बताया था, उसके बारे में जानेंगे अल-बरूनी जी द्वारा। उसके बाद हम इब्न बतूता के द्वारा जो शहरों का वर्णन किया गया था, इसके बारे में जानेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से शहरों का वर्णन कर रखा था, स्पेशली भारत के बारे में उन्होंने जो बताया था। इसके बाद हम जानेंगे इब्न बतूता द्वारा संचार प्रणालियों का वर्णन किया गया था। ये जो है, इसमें संचार प्रणाली के बारे में बताया गया था कि 2 प्रकार की संचार प्रणाली थी, एक अश्व डाक व्यवस्था थी और एक पैदल डाक व्यवस्था थी। तो देखिए, इसमें बताया गया इब्न बतूता द्वारा जो है दास व्यवस्था का वर्णन किया गया था। इन्होंने बताया था दासों के बारे में कि दासों की स्थिति किस प्रकार की होती थी, उन्हें एक आम वस्तु की तरह खरीदा तथा बेचा जाता था। इसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम पान तथा नारियल का वर्णन जानेंगे। हम जानेंगे कि इब्न बतूता ने पान तथा नारियल को देख के वो कितना ज्यादा चौंक गए और उसके बारे में उन्होंने एक बहुत रोमांचक तरीके से एक विवरण लिखा अपनी पुस्तक रिहला में। तो देखिए, हम जानते हैं अल-बरूनी का जाति व्यवस्था का विवरण। अल-बरूनी के बारे में मैंने आपको बता दिया था। हम जानेंगे किसके बारे में, जाति व्यवस्था का विवरण। अल-बरूनी जी जो है वो ये कहते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है वो सिर्फ भारत में ही नहीं थी, यानी जो वर्ण व्यवस्था है वो सिर्फ भारत में ही नहीं अन्य देशों में भी थी। जैसे कि फारस की बात कर रखी है उन्होंने। फारस में बताया उन्होंने, अल-बरूनी जी बताते हैं कि प्राचीन में फारस में 4 प्रकार के वर्ग जो है हुआ करते थे। जैसे कि भारत में जो हिंदू धर्म था, उसमें मैंने आपको बताया था, इसमें पुरोहित होते थे। जैसे ब्राह्मण के बारे में बताया, ब्राह्मण होते थे, है ना, क्षत्रिय होते थे, शूद्र होते थे, जो है इन सब के बारे में बताया था मैंने आपको कि 4 वर्णों में बांटा गया था इन लोगों को। वैश्य होते थे, तो 4 वर्ण थे। तो इसी प्रकार से जो फारस है उसमें भी जो है 4 वर्ण हुआ करते थे। यानी सिर्फ भारत में ही नहीं अन्य देशों में भी जो है वर्णों में बांटा गया था लोगों को। ये बताने का उनका पर्पस है, किसका, अल-बरूनी का। तो आप ये याद रखिएगा। देखिए, उनमें क्या होता था, पहला जो वर्ण था इसमें क्या है, इसमें घुड़सवार तथा शासक वर्ग होते थे। क्या, घुड़सवार तथा शासक वर्ग जो थे वो पहला वर्ग थे। कहाँ पे, फारस में, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है भिक्षु तथा पुरोहित वर्ग होते थे। क्या, भिक्षु तथा पुरोहित वर्ग। भिक्षु वो होते हैं जो कि दान वगैरह लेते हैं, भिक्षु भिक्षुणियां होती हैं, ठीक है, ऐसा बताया गया है। इसके बाद तीसरा वर्ग कौन सा है हमारा, इसमें वैज्ञानिक होते हैं तीसरे वर्ग के अंदर, चिकित्सक होते हैं और खगोल शास्त्री, इनका वर्ग होता है जो तीसरा वर्ग होता है। जो चौथा वर्ग होता है इसमें किसान होते हैं, अन्य शिल्पकार वर्ग होते हैं। तो आप ये समझ रहे हो कि वर्ण व्यवस्था सिर्फ भारत में नहीं अन्य देशों में, सिर्फ फारस में बता रखा है, वैसे अन्य देशों में भी थी। अब देखिए, उनका ये बताने का पर्पस क्या है। अल-बरूनी ने जाति व्यवस्था के संबंध में जो है ब्राह्मण व्याख्या को माना। उन्होंने ये माना कि ब्राह्मणों ने जो व्याख्या कर रखी है, ऐसे उन्होंने ब्राह्मण बताया था ना, वैश्य वगैरह, इन शूद्रों के बारे में, तो इन सब चीजों का जो वर्णन कर रखा है वो सिर्फ भारत में नहीं अन्य देशों में भी है। इसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, वर्ण व्यवस्था को मान लिया। परंतु आगे देखिए, इसके बाद उन्होंने अपवित्रता की मान्यता को मानने से अस्वीकार किया। उसे जो है माना नहीं, उसे अस्वीकार किया। किसने, अल-बरूनी ने। इन्होंने बोला जो भी वस्तु जो है वो अपवित्र होती है। क्या, अपवित्र होती है, वो अपनी पवित्रता को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है, उसे प्राप्त करने में सफल भी होती है। इसमें क्या बताया है, और कोई भी वस्तु जो है वो अपवित्र है, वो अपनी पूर्णता को प्राप्त करने का प्रयास करेगी और वो सफल भी होगी। दोबारा से वो क्या, सफल भी होगी। तो ये बताया गया है। और अल-बरूनी जी जोर देकर कहते हैं कि अगर ये नहीं होता तो भारत में क्या, पूरे देश में जो है वो जीवन ही नहीं हो पाता। जीवन ही क्यों, क्योंकि जो सूर्य है वो किरणों को जो है स्वच्छ करता है। ये सूर्य जो है वो जो किरण होती है उन्हें क्या है, उन्हें स्वच्छ करता है। इसी प्रकार से समुद्र का जो नमकीन पानी होता है वो पानी को स्वच्छ रखता है, उसे गंदा होने से बचाता है। तो आप ये देख रहे हो, ये कहते हैं कि अगर प्रकृति ही इस प्रकार से है तो मानव है, मानव से गलती हो जाती है, वो अपनी पवित्रता को दोबारा से प्राप्त करने का प्रयास करता है, वो सफल होता है। अगर आपने
शूद्र की कैटेगरी में किसी को रख दिया है कि वो सिर्फ यही करेंगे, और जो जन्मजात ये प्रक्रिया निर्धारित कर दी है, उसके कौशल को माप लिया है, तो आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। इसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया अल-बरूनी जी ने। तो आपने ये समझ लिया जाति व्यवस्था के बारे में। चलिए अब जानते हैं इब्न बतूता द्वारा बताया गया शहरों का वर्णन क्या था। इब्न बतूता जब भारत में आए थे, मैंने बताया था किससे मिले थे, महमूद बिन तुगलक से जो है मिलने आए थे इब्न बतूता। उन्होंने उनके बारे में बहुत ज्यादा सुना था, और जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने उनके लिए कुछ दास, कुछ घोड़े तथा कुछ ऊंट या दास, घोड़े, ऊंट उन्हें भेंट के रूप में देने के लिए लिए थे, और उन्हें भेंट के रूप में दिया भी। तो देखिए उन्होंने जो है शहरों का वर्णन किया। उन्होंने क्या किया, वो दिल्ली में आए, उन्होंने दिल्ली को देखा, कहा कि ये जो शहर होते हैं, जो सड़क होती है, वो बहुत भीड़ भाड़ वाली होती हैं, और बाजार जो है वो बहुत ही रंग बिरंगे होते हैं। इसे आप देखते हो, बाजार में जाते हो आप देखते हो, सब्जी वाला होता है, कपड़े वाले होते हैं, है ना, बहुत कुछ दिखता है आपको, बहुत सारी मिठाई की दुकान होती है। तो उसी प्रकार से जब उन्होंने देखा तो उन्हें भी बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी, उन्हें आकर्षित करने लगे ये सारी चीजें। तो उन्होंने बोला कि बाजार बहुत ही रंग बिरंगे होते हैं, जो मलमल के जो कपड़े होते हैं और मलमल कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, वो सिर्फ अमीर लोग ही परचेस करते हैं, यानी खरीद के पहन सकते थे। तो उनका ये मानना था, किसका, इब्न बतूता का। वो बोलते हैं जो दिल्ली है वो भारत का सबसे बड़ा शहर है। उनका ये मानना था कि दिल्ली जो है भारत का सबसे बड़ा शहर है। तो आप देख रहे हो, अगर उन्होंने जिस चीज को देखा, उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्हें अपने तरीके से उसका वर्णन करने का प्रयास किया, उसके महत्व को दिखाने का प्रयास किया अपने लफ्जों के माध्यम से। इसी प्रकार से उन्होंने बोला जो दिल्ली है वो एक बहुत बड़ा शहर है भारत में। इसी प्रकार से दौलताबाद भी उससे कम नहीं है दिल्ली से। तो आप ये देख रहे हो, उन्होंने चीजों को देखा और फिर उसे बताया। तो उनकी चीजों को इसीलिए बहुत ही रोमांचक तरीके से पढ़ा जाता है, और उससे बहुत सी जानकारियां मिलती हैं भारत के इतिहास को जानने के लिए। इसी प्रकार से हम अगर संचार प्रणाली के बारे में जाने तो दो प्रकार की प्रणालियां होती थी, एक पैदल डाक व्यवस्था होती थी और एक अश्व डाक व्यवस्था होती थी। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि पैदल डाक व्यवस्था वो व्यवस्था जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है संदेश वाहक पैदल जाके सूचनाओं को प्रदान करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इब्न बतूता बताते हैं कि मुल्तान से जो है दिल्ली की दूरी 40 दिन की होती है। इसी प्रकार से जो सिंधु से दिल्ली की दूरी अगर बताई जाए तो वो 50 वर्ष की होती है, और ग्वालियर से जो है दिल्ली की दूरी बताई जाए तो वो 10 दिन की होती है। तो आप ये देख रहे हो, जाने में इतना समय लगता है। तो इन संचार प्रणालियों के द्वारा अगर हमें सूचना भेजनी है तो सिर्फ हमें 5 दिन लगते हैं, हमारी सूचना वहां तक पहुंच जाती है, अश्व तथा जो है पैदल डाक व्यवस्था के द्वारा। जो अश्व पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा जाता है, क्योंकि इसमें दावा किया जाता है कि जो सूचना है वो जल्दी पहुंच जाएगी। जो अश्व डाक व्यवस्था है उसे उल्लुक कहा जाता है, उल्लुक डाक व्यवस्था कहा जाता है, किसे, अश्व डाक व्यवस्था को। तो देखिए इसमें क्या होता है कि पैदल डाक व्यवस्था में 3 मील पर जो है वो राजकीय शिविर बने होते हैं, और वहां पर जो है संदेश वाहक रुकते हैं। वो अपने हाथ से 2 लंबी जो है 2 मीटर लंबी आप बोल सकते हो बहुत बड़ी छड़ लेते हैं, और उस छड़ को लेकर वो उसमें एक चांदी की घंटी बंधी होती है, एक लाल कलर का कपड़ा होता है, उसे लेकर वो बहुत तेजी से भागते हैं जितना वो भाग सकते हैं। उसके आगे जो है दूसरा संदेश वाहक खड़ा होता है दूसरे मील पर, और वो वहां पर उसका वेट करता है, और वो घंटी की आवाज सुनकर ही जो है वो भागने के लिए तैयार हो जाता है, अपने शरीर को भागने के लिए तैयार कर लेता है, और छड़ लेकर वो वहां से भागता है। तो आप ये देख रहे हो कि जो है ये पैदल डाक व्यवस्था में होता है। अश्व डाक व्यवस्था में 4 मील पर जो है राजकीय घोड़े जो है वो रहते हैं, और इसमें क्या होता है कि घोड़ों के द्वारा संदेश को भेजा जाता है। बस ये होता है इसके अंतर्गत। अब देखिए, अगर हम दास व्यवस्था का वर्णन बताएं, इब्न बतूता के द्वारा दास व्यवस्था का वर्णन बताया गया है। इब्न बतूता बोलते हैं जो दास है, जब वो बताया, मैंने आपको बताया कि उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक से मिलने के लिए कुछ घोड़ खरीदे थे, क्या घोड़े खरीदे थे, ऊंट खरीदे थे, दास खरीदे थे। तो इसी प्रकार से उन्होंने गवर्नर के कमिश्नर से मिलने के लिए उनके लिए कुछ किशमिश, बादाम तथा घोड़े जो है और दास, ये उन्हें भेंट के रूप में दिया था इब्न बतूता ने। तो इब्न बतूता ने देखा कि जो दास है वो जो है एक वस्तु की तरह खरीदे तथा बेचे जा रहे हैं, और इसे कोई भी जो है साधारण व्यक्ति खरीद सकता था, जो है चाहे वो जितना अमीर हो या ना हो,
मध्य वर्ग का हो, मिडिल क्लास फैमिली का हो, वो जो है दासों खरीद सकता था। 1-2 दास तो वो रखते ही रखते थे घर का काम करने के लिए। जो घर का काम करने के लिए दास होते थे, उनके जो पैसे होते, उनकी जो आय होती थी वो कम होती थी। दासियों को राजा जो है वो नियुक्त करते थे, शासक इसलिए नियुक्त करते थे ताकि वो दासियों का काम क्या होता है, संगीत करना, नृत्य करना और साथ में जो है दूसरों पे नजर रखना। जो उनके राज्य में रहते हैं उन पर नजर रख के राजा को सारी की सारी इंफॉर्मेशन को देना कि कौन किस प्रकार का है। ठीक है, कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा राजा के पीठ पीछे। इस प्रकार से जो है दासियों को रखा जाता था। और दासियों का कार्य क्या होता था, पालकी वगैरह ढोना, बल वाला काम या फिर घर का घरेलू काम करना उनका कार्य होता था। जो दासियां होती थी उनकी आय जो है दासों से अधिक होती थी। तो आप ये समझ गए होंगे। अब देखिए, अगर पान और नारियल का वर्णन करूं तो ये इब्न बतूता के द्वारा बताया गया है। जो पान, इब्न बतूता देखते हैं भारत में और कहते हैं जो पान है जो ये एक इस प्रकार का पौधा है, इसे इसलिए उगाया जाता है, इसमें कोई फल नहीं होता है, सिर्फ ये पत्ता होता है और इसलिए उगाया जाता है ताकि इसे जो है कूचा जाए। ठीक है, इसमें एक सुपारी रखी जाती है और पान लिया जाता है, उसे तब तक कूचा जाता है जब तक उसके जो है टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। तो इस प्रकार से रोमांचक तरीके से वर्णन करते हैं, आप ये देख रहे हैं। अब देखिए, नारियल की बात करें तो वो नारियल को देखते हैं, कहते हैं नारियल जो है मनुष्य के पूरे मस्तिष्क की तरह दिखता है, यानी पूरे के पूरा जो है मुंह की तरह दिखता है। कैसे? क्योंकि उसमें उन्हें 2 आंखें दिखती हैं, एक मुंह दिखता है और जो रेशे रेशे होते हैं उसे वो ये कहते हैं कि उसके बाल हैं। जो ऊपर का हरा भाग होता है उसे कहते हैं वो उसका मस्तिष्क है। तो इस प्रकार से वो वर्णन करते हैं चीजों का। इसी प्रकार से हमारा पार्ट 2 भी समाप्त होता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी।